नमस्कार दोस्तों, चक्रम टाइम न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं कैप्टन जेबी कार्की जी के पास, जो वरिष्ठ समाज सेवी रहे हैं और उत्तराखंड आंदोलन जो राज्य बना है, यहाँ भी इन्होंने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है, संयोजक भी रहे हैं और देश सेवा के साथ साथ समाज की सेवा भी इन्होंने बहुत ही शिद्दत से की है। आज हम इनके निवास पे आए हैं इनसे मुलाकात करने और कुछ सवाल हैं हमारे जो हम सर से अभी पूछेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर्वप्रथम सर आपका हमारे चैनल पे स्वागत है बहुत बहुत। तो सर मैं एक कहना चाहता था अपने चैनल के माध्यम से। मैं अपना परिचय आप सबको देना चाहता हूँ। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैं आर्मी में गया और आर्मी की ज़रूरत थी उस समय, और वहाँ पर कमीशन होने के बाद मैं कैप्टन काफ़ी अर्सा रहा और काफ़ी जगह में कैप्टन के हैसियत से मैंने प्रोफेसरी इंस्ट्रक्टर्स ये सब किए। मुझे अगर लंबा सेवा करने का विचार होता है तो मैं शायद काफ़ी उच्च पद लेकर मैं निकलता, लेकिन मुझे उत्तराखंड का निर्माण करना था। उसके लिए मैंने हमारे फर्स्ट गोरखा रेजिमेंट के लाइब्रेरी से जो दस्तावेज ब्रिटिश के टाइम में जनरल अमर सिंह थापा ने ब्रिटिश के साथ संधि किया था 16 अप्रैल 1644 को, और उस दस्तावेज के हिसाब से 5 बातों पर ये संधि निर्भर करता था। और उन्होंने कहा था अगर हम देश को आज़ाद लेके जाएंगे, देश आज़ाद होगा तो आपके लिए जो आपने हमसे हमारे ऊपर आक्रमण करके 84-86 जिले जो आपने कब्जा किया है, वो सारा जिला आपको एक प्रदेश के रूप में आपको हम दे के जाएंगे। इसलिए मैं प्रीमेच्योर रिटायर होके आया और यहाँ पर उस समय एक छोटा सा स्थानीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल, ये उत्तराखंड की बात लेकर ज़मीन पे चल रहे थे। इनसे मैंने बात की और उनको मैं जानना चाहता था कि ये कितने आगे बढ़ चुके हैं, क्या इन्हें उत्तराखंड के बारे में पूरा ज्ञान है। तो मुझे लगा ये कह तो रहे हैं उत्तराखंड लेने के लिए, लेकिन इनके अंदर इतना सक्षमता मैंने नहीं पाया। और साथ में ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार का ये कहना था ये ज़मीन जो है उत्तराखंड का 84 जिले, ये गोरखा योद्धाओं ने ब्रिटिश से संघर्ष करके आक्रमण करके लिया है, ये वही लोग मांग सकते हैं। और उनके अतिरिक्त अगर कोई मांगता है तो उनके पास दस्तावेज नहीं है, और दस्तावेज नहीं है तो उनको नहीं मिलता। क्योंकि गढ़वाल कुमाऊं में कई बार आवाज़ उठा, उधर जम्मू कश्मीर में डोगराओं ने आवाज़ उठाई, बंगाल और उधर आसाम में भी आवाज़ उठा, लेकिन नहीं, उन्होंने साफ कहा कि गोरखा नेता जब डिमांड करेंगे तब हम उनकी बात सुनेंगे। इस बात को देखते हुए मैंने ये पता लगाया कि हमारे फर्स्ट गोरखा रेजिमेंट, जिसने ब्रिटिश के साथ संधि की थी 16 अप्रैल 1644 को, तो उन्होंने ये दस्तावेज एक ब्रिटिश सरकार ने रखा था, एक भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल को दिया था, और एक जनरल अमर सिंह थापा को दिया था। तो जनरल अमर सिंह थापा वाला जो दस्तावेज था वो हमारे फर्स्ट गोरखा रेजिमेंट में लाइब्रेरी में रखा हुआ था बड़ा सुरक्षित तरीके से। मैं वहाँ से उसकी कॉपी लेने की फिराक में मैं लाइब्रेरी में अफसरों को बताया करता था फर्स्ट गोरखा रेजिमेंट का इतिहास, और उसी बहाने में उस
डॉक्यूमेंट को लेता था और उस डॉक्यूमेंट को सामने रखते हुए मैं अफसरों को सुनाता था कि हमारा फर्स्ट टोटल रेजिमेंट पहले क्या था और आज क्या हो रहा है, क्या है। पहले यही जनरल अमर सिंह थापा का एक बहुत बड़ा एक सेना था और अमर सिंह थापा ने जो ब्रिटिश के साथ संधि की तो संधि में ब्रिटिश ने हमारा नाम रखा लाल कुर्ती रेजिमेंट। लाल कुर्ती रेजिमेंट नाम रखने के बाद उन्होंने कहा कि आप हमारी सेना में शामिल हो जाएं, हम आपको अपने साथ इस सेकेंड वर्ल्ड वार में फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम से पहले हुआ था ये फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार में हम आपको अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। हमारे जनरल अमर सिंह थापा ने पूछा कि क्यों, हम और उससे क्यों लड़ें, हम तो तुमसे लड़ने के लिए आए थे। उन्होंने कहा भाई अब आप हमारे साथ संधि कर चुके हैं तो आप हमसे मिलकर हमारे साथ मिलकर हमारे लिए अन्य देशों से युद्ध करेंगे क्योंकि आप बहुत बहादुर हैं। हमने देख लिया आप से हम हार खा चुके हैं, आपसे हम जीत नहीं सकते, इसलिए हमने आपके साथ संधि की है। आपको छोड़कर हमने किसी के साथ संधि नहीं की। इस पर जनरल अमर सिंह थापा ने कहा इसका कोई क्षतिपूर्ति दोगे। उन्होंने कहा हम प्रति व्यक्ति उस समय साल का 1,00,000 रुपया आपके गोरखा सरकार को भेजेंगे। तो उसके हिसाब से उन्होंने जब अमर सिंह थापा ने हिसाब लगाया तो ये देश के लिए फायदे की बात थी क्योंकि देश को अर्थव्यवस्था का बहुत आवश्यकता था। तो जनरल अमर सिंह थापा ने कहा कि ठीक है, ये सब लिखित पर आप और हम हस्ताक्षर करके तब संधि करेंगे। तो इस प्रकार से संधि हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार जो 1942-43 में चला, यहाँ के जब वो बंद खत्म हुआ तो इधर भारतीय जनता ने, हिंदुस्तान की जनता ने देश को आज़ादी के लिए अपना संघर्ष शुरू किया था। और संघर्ष में हमारे वीर गोरखा भी शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ रहेंगे तो क्या होगा, अच्छा होगा, हम भी सनातनी हिंदू के समान हैं और सनातनी हिंदू हैं। तो उन्होंने यही सोचकर गांधी जी, सरदार पटेल, इन सब से बात की। उन्होंने कहा ठीक है, आप अंग्रेज के साथ भी रहें और जो रिटायर हो जाते हैं वो हमारे साथ आ जाएं आज़ादी के लिए। तो आज़ादी में भी हमारे गोरखा सैनिक रिटायर होने के बाद बराबर सब इस आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए। अब ये कहा जाता है कि 300 साल हो चुका था 1947 में जब आज़ादी दी जाती, 300 साल हो चुका था, 6-7 पीढ़ियाँ जा चुकी थी हमारी। और आज के पीढ़ी को इस बात का भान नहीं था कि हमें अपना 84 जिले जो हमारे पूर्वजों ने जीते थे वो हमने लेना है। वो हमें याद नहीं था, हमें पता नहीं था, इसलिए हमने मांग नहीं रखी और देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होते ही प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमसे गद्दारी की। हमारा जो संधि पत्र था भारत को दिया हुआ, उसने वो संधि पत्र फाड़ के जला दिया। ये बात गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमें बताया था कि आपको 84 जिले हमें देना था, लेकिन पंडित नेहरू जो मुख्य प्रधानमंत्री है देश के, उन्होंने इसको फाड़ के जला दिया। हमने कहा हमारे पास ये दस्तावेज है, लेकिन ये हमें गोरखा देश जाना पड़ेगा, वहाँ से लेकर आना पड़ेगा। तो हमारे रेजिमेंट ने
गोरखा देश को लिखा कि इसकी एक कॉपी हमें दीजिए आप, क्योंकि हम अब भारतीय नस्ल के हो चुके हैं, हम गोरखा देश नहीं आ रहे हैं, हम यहीं भारत में रहेंगे और भारत के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इस पर गोरखा देश ने वो डॉक्यूमेंट इस फर्स्ट गोरखा रेजिमेंट को दिया कि आप रखो, समय पर आपको काम लगेगा। तो उसको मैं लाइब्रेरी से जो मैं अपने अफसरों को पढ़ाता था, बताता था इतिहास, उस समय मैंने उसकी कॉपी कर ली थी। वो कॉपियाँ मैं 3 फाइलों में उसको अच्छी तरह से सीक्रेट बना के रख लिया था। और मुझे 38 साल 40 साल अगर जॉब करना था तो मैं पद भी तो मेरा पूछा जाता, लेकिन उत्तराखंड ही बना पाता मैं। तो उस उत्तराखंड बनाने के लिए मैं प्रीमेच्योर रिटायर होकर आ गया और फिर यहाँ मैंने शुरू किया कि अब हम सब गोरखा जो है उत्तराखंड मांग करने के लिए आगे आ रहे हैं। आप में से जो भी हमारे साथ आना चाहे आ जाए। तो हमने यहाँ गढ़वाली, कमौनी, डोगरा, सिख सबको साथ लिया। परंतु इससे पहले सुभाष घिसिंग ने बंगाल में 15 जिलों का गोरखा प्रदेश की जगह में उसने गोरखा लैंड की डिमांड की, जिससे भारत सरकार को एक मौका मिला कि भाई लैंड वगैरह तो हमें वहाँ हमारे पास नहीं है तुम्हारा। हाँ, 84 जिला जरूर है, 84 जिला से आप मांग करते हैं या 14 जिला मांग करते हैं तो हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन आपके पास दस्तावेज होना चाहिए। अब पूर्व के तरफ किसी ने कहा कि नहीं हमें तो गोरखा लैंड चाहिए, तो वहाँ हम बढ़ गए और बढ़ने से हिमाचल प्रदेश भी उत्तराखंड का एक हिस्सा था, हिमाचल प्रदेश बन गया 8-9 जिलों का। हमने भी 8-9 जिलों का उत्तराखंड प्रदेश मांगना शुरू किया। तो इस तरह से उत्तराखंड टुकड़ों में आ गया ये। खैर इसमें हमने 2 अगस्त 1994 से इसको लेकर हमने आंदोलन शुरू किया था और उस समय उत्तर प्रदेश के साथ थे हम। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने हमारे मांग को ठुकराते हुए हम पर उसने गोलियां चलाई। ये कैसे हुआ कि हमने 2 जगह पौड़ी कमिश्नरी और कुमाऊं कमिश्नरी में भूख हड़ताल रखा 10-12 लोगों का। ये सब वरिष्ठ नेता लोग थे इसमें, हम सब वहाँ पर उसने कई चक्र गोलियां चलाई और हम सबको उठाकर जंगलों में छोड़ दिया। और जंगल में जब हम जैसे तैसे हम पहुँचे अपने जगह पर, तो हमने आंदोलन का एक रूपरेखा जो हमने पहले बनाया था, हमने उस पर अमल शुरू किया और सब जगह हर जिले में, हर जिलेवार जिलाधिकारी के साथ साथ हमने भूख हड़ताल का आह्वान कर दिया, घोषणा कर दिया कि हम जब तक हमें उत्तराखंड नहीं मिलेगा हम भूख हड़ताल पर रहेंगे, जिसे हमने नाम दिया आमरण अनशन। अब आमरण अनशन में बैठते 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 कई हमारे बहनें भाई डॉक्टर उठा के अपने हॉस्पिटल में ले जाने लगे और हमारा जो सोचना था, हमारा जो योजना था कि हम उस समय तक बैठेंगे जब तक हमें उत्तराखंड नहीं मिलेगा, तो वो ये शासन प्रशासन मिलकर इन्होंने उसको तोड़ना शुरू किया।
इसको देखते हुए मैं आगे आया कैप्टन JB कार्की, जो हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के नेता थे, वो भी हार मान चुके थे। वो कहने लगे कि उत्तराखंड मुश्किल है बनना, पहले भी ऐसा हुआ था और अब भी यही होने जा रहा है। तो मैं उस समय इस उत्तराखंड दल का एक संयोजक था। मैंने कहा सबको कि संघर्ष करना है तो मेरे साथ आओ, और मेरे साथ इसका दस्तावेज है, और हम दस्तावेज पे सरकार से बात करके भी हम उत्तराखंड बनाएंगे। तो इसमें मैंने एक योजना बनाई। सबसे पहले मैंने अपने पूर्व सैनिकों को एकत्र किया। पूर्व सैनिक मेरे 1 महीने के अंदर कम से कम 5-7 लाख हमारे पूर्व सैनिक इकट्ठे हो गए। इसके बाद मैंने कर्मचारियों को लिया, जो कर्मचारी हमारे उत्तराखंडी उत्तर प्रदेश के साथ लगे हुए थे, वो सब मेरे साथ आए। कुत्तों को लिया, व्यापारी को लिया, और होटल रेस्टोरेंट ये सब जितने काम कर्मी इन सबको लिया। यहाँ तक कि दून स्कूल के बच्चे भी आए हमारे साथ, दून स्कूल के और हर स्कूल के कॉलेज के बच्चे भी आए। और महिला शक्ति, फिर महिला शक्ति होगा, मैंने कहा भाई आप तो माँ हो, आपको तो आगे आना चाहिए। तो महिला शक्ति इस बात पर काफ़ी संख्याओं में इकट्ठी हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमें निर्देश दें कि हमें क्या करना है। तो हमने कहा भाई महिला आंदोलनकारी शक्ति बनो, और इसमें रैलियाँ निकालनी है, घेराव करना है, चक्का जाम करना है, बंद करना है। यही कार्यक्रम हमारा आंदोलन के रूप में चलेगा। इसके बावजूद भी मुलायम सिंह हमारे खिलाफ गोलियां चलवाता रहा। हमारे कई लोग हमारे शहीद हुए। इस शहीद होने से हमें और हौसला होता गया। हम दिल्ली जाने के लिए 2 अक्टूबर को हमने दिल्ली जाना था, 94 को। तो हम यहाँ से चले और मुजफ्फरनगर तिराहा पर हमें मुलायम सिंह ने सादी वर्दी में पुलिस वालों को रख के हमको घेराव किया। हमको वहाँ पर हमारे ऊपर गोलियां चलाई, हमारे कई लोग घायल हुए, और हमारे माताओं को गन्ने के खेत में ले जाकर उनसे गलत काम किया। उनका जो गहना पता था वो भी लूटा। वहाँ भी DM, SP, DIG सबसे संघर्ष करते हुए मैंने जैसे तैसे इसको टालने की कोशिश की, और मैंने सब अपने आंदोलनकारियों को कहा भाई वापस हम चलते हैं देहरादून, और अपने अपने जिले पहुंचते हैं, और हम रैलियाँ आदि जो हमारे पहले से प्रोग्राम चल रहा था वो हम करते हैं। हम वापस आए और कई लोग घायल थे, उनको हमने रुड़की हॉस्पिटल, DHL हॉस्पिटल, बच्चों को देहरादून दूर हॉस्पिटल और कई सिविल हॉस्पिटल में हमने उनको उपचार के लिए लगाया। चक्का जाम, घेराव, बंद, और उसमें वकील साहब वगैरह जो भी नहीं आए थे वो सब आ गए, और पूरी संख्या लगभग 20-25 लाख की हो गई आंदोलनकारी पे। ये देखकर दिल्ली सरकार ने कहा कि मुलायम सिंह तो बात नहीं करेगा आपसे, आप हमारे साथ आओ, हमारे पास आओ, हम आप साथ डायलॉग करते हैं टेबल बैठ के, और हम जानना चाहते हैं कि आपके पास दस्तावेज में है क्या। तो हम 10-11 बार दिल्ली पहुँचे, और हर बार हमने जोर दिया कि ये दस्तावेज में ये कहा गया था कि ब्रिटिश हम जब देश को आज़ाद दे के जाएंगे तो हम उत्तराखंड को गोरखाओं को दे के जाएंगे। लेकिन हमारा मकसद यह था कि गोरखा ही लें, गोरखा ही बास करें। हमारा कहना था ये 84 जिलों में जो निवास कर रहे हैं सब हम भारतीय के नाम से, भारतीय लोगों के नाम से निवास करेंगे, रहेंगे सब, और हम भारत का एक हिस्सा, अटूट हिस्सा बनेंगे।
तो इस पर भारत सरकार ने कहा कि आपका सोच बहुत उच्च स्तर का था, आपने शुरू से कहा कि भारत रहेगा, झारखंड लेकर रहेंगे उत्तराखंड। इससे हमें पता लग गया कि आप भारत का एक अटूट हिस्सा बनकर रहना चाहते हैं। इसलिए हमारी भी अंतरात्मा ने कहा कि इनकी बात को समझा जाए और देखा जाए कि ये दस्तावेज में क्या कहा जा रहा है। अगर दस्तावेज कहता है और ये 8 जिले का मांग तो 84 से 8 जिले मांग रहे हैं, वो भी उत्तराखंड के नाम से, तो इसमें भारत को कोई झटका नहीं है, कोई धक्का नहीं है, हम आपको देने को तैयार हैं। तो ये करते 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 9 नवंबर 2000 का वो दिन आया जिस दिन दिल्ली से उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, वो स्वयं वो गृह मंत्री भी थे और कैबिनेट मिनिस्टर, 2-3 मिनिस्टर और कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह सब आए। उन्होंने उत्तराखंड का नक्शा तो हमें दिया, लेकिन उत्तराखंड का नाम बदल दिया उत्तरांचल में। और उत्तरांचल के नाम सुनते हुए 4-5 लाख जो हमारे आंदोलनकारी उस स्टेट ग्राउंड में इस उत्तराखंड के नाम को सुनना चाहते थे, उनको उन्होंने सुना उत्तरांचल। उन्होंने पूछा कि ये कहा जा रहा है, तो मैंने शांत किया उनको, मैंने कहा ये उत्तरांचल कह रहे हैं। वो अंकित तिवारी जी को मैंने साथ लेके पहले विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा में हमने ये बिल प्रस्ताव पास करवाया। 100% लोगों ने, बीजेपी के भी जितने विधायक थे उन्होंने भी कहा कि ये उत्तराखंड होना चाहिए, और जितने भी विधायक थे 69 उन सब ने कहा कि उत्तराखंड होना चाहिए। यहाँ से वो लेकर लोकसभा गया, लोकसभा में भी सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव पास हुआ, राज्यसभा में सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव पास हुआ। तब महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार ने हमें वो आदेश हमारे हाथ में दिया कि आपका उत्तरांचल हम वापस लेते हैं, उत्तरांचल का नाम हम उत्तराखंड देते हैं। अब आप ये लेके जाइए और उत्तराखंड के नाम से उत्तरांचल को विकास दीजिए, विकास और शांति के साथ चलना शुरू कीजिए। हम वहाँ से आए और हमने यहाँ जो सरकार में बैठने वाले थे उनको कहा कि भाई ये उत्तरांचल आज से ख़त्म है और उत्तराखंड के नाम से इसको जाना जाएगा। परंतु उस समय उन्होंने उत्तरांचल के नाम से नित्यानंद स्वामी को, जो कि हरियाणा के निवासी थे और आंदोलन के नाम से उनको कुछ भी नहीं पता था, आंदोलन में 1 मिनट उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया था, उनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। तो बीच में मैंने विरोध करके उनको हटवा दिया और वो कोश्यारी जी को 3 महीना 15 दिन के लिए फिर मुख्यमंत्री ने, और फिर उसके बाद चुनाव हुआ तो उत्तराखंड भी साथ में मैं ले आया, उत्तराखंड का नाम से शुरू हुआ। हाँ, ये जरूर है कि ND तिवारी जी ने अपने साथ मुझे 5 साल ये कहते हुए रखा कि कैप्टन साहब आपने सब कुछ किया और आपको बीजेपी ने नहीं दी, तो हमको आप ले आए। मैं मुख्यमंत्री के नाम से नहीं रहूँगा, आप करेंगे। मैंने कहा नहीं, विधानसभा में आप मुख्यमंत्री बतौर हैं। मैंने कांग्रेस के सोनिया गांधी से भी बात करके आपको यहाँ पर पहुँचाया है, और आप मेरे साथ लग के आपने ये उत्तराखंड नाम लाने के लिए इतना काम तो आपने किया था। और अब कांग्रेस जो है 48 सीट जीत चुका है, तो कांग्रेस को आना है, कांग्रेस को सरकार बनाना है, तो कांग्रेस सरकार बनाए। हाँ, ये है कि मैं आपके साथ जरूर समय दूंगा और विकास आदि के लिए आप मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। तो ये इतिहास एक प्रकार से हम लिख चुके हैं और इतिहास का पहला पुस्तक निकल चुका है, इसका दूसरा पुस्तक तैयार हो रहा है।
प्रिंटिंग में गया हुआ है, जैसे आएगा उसका भी हम सभी को बताएंगे, उद्घाटन होगा और उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और मुझे आशा है सभी उत्तराखंड के निवासी एक होकर, भाषा को छोड़िए, जाति को छोड़िए, धर्म को छोड़िए, सब एक होकर इस उत्तराखंड को ऊंचाई पर ले जाने के लिए विकास के रास्ते, कल्याण के रास्ते, हर चीज़ के रास्ते सब जोर लगाएंगे। और मैं अभी मेरा एज 95 पूरा होकर 96 चल रहा है और मैं इसी उम्र पर हूँ कि मैं उत्तराखंड को ऊंचाई पर जाते हुए देख सकूँ। धन्यवाद। सर, जैसे कि अब उत्तराखंड को बने हुए तो 25 साल हो गए, पिछले साल रजत जयंती भी मनाई गई, तो सर यहाँ पे जो काम होने थे वो पूरे हुए आपकी नज़र में या नहीं अब तक? वर्तमान में ये 11 बार वाले मुख्यमंत्री अभी धामी जी हैं जी। प्रथम मुख्यमंत्री ND तिवारी जी के टाइम पे विकास बहुत अच्छा चला था। उसके बाद जनरल खंडोरी आए, उन्होंने विकास को ठप कर दिया और मैंने उनको जाके कहा कि आप विकास को बंद कर रहे हैं, विकास का जो बजट है आप लगाएं। वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड पे कर्जा बहुत ज़्यादा चढ़ गया है। मैंने कहा कर्जा वगैरह कुछ नहीं चढ़ा है, ये आपका सोच है। जब बजट आता है विकास के लिए, कल्याण के लिए, उसमें आप इस बजट को लगाएं। ये मेरा हक है क्योंकि मैंने आगे बढ़कर 2-2.5 करोड़ लगा कर भी, 200-250 करोड़ लगा के भी इस उत्तराखंड को बनाया है। उत्तरांचल से भी हटाकर उत्तराखंड ही बनाया है। ये मेरा हक है बोलने का। इसलिए मैं प्रत्येक मुख्यमंत्री से संवाद करता हूँ, प्रत्येक मुख्यमंत्री से डायलॉग करता हूँ, क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा। जो हमने मांग रखी शुरू से, हमारे 16 मांग थे, उन 16 मांग को सीरियसली आप उसको पूरा कीजिए। और मुझे इसको करने को आप कुछ और करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे उत्तराखंडियों को लाभ नहीं हो रहा है। जैसे प्लान तो अभी तक चल रहा है क्योंकि यहाँ कोई जॉब वगैरह नहीं आपने दिए इनको ढंग से। जब जॉब नहीं मिलेगा और उनके दरवाजे पर सदा कोई व्यवसाय नहीं मिलेगा, व्यापार नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो कहाँ से वो रोजगार करेंगे? कैसे वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे? कैसे उत्तराखंड आगे बढ़ेगा? तो मैं चाहता हूँ कि आने वाला समय जो है इस उत्तराखंड में ईमानदार, कर्मठ और उत्तराखंड को समझने वाला व्यक्ति, दल, वो यहाँ पर सत्ता में आए। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है, ये जनता को अखड़ता है। जनता कहती है लेकिन जनता का आवाज़ सरकार तक पहुँचती नहीं है। लेकिन मैं तो बोलूँगा, और मेरे साथ इतने आंदोलनकारी हैं जिनको अभी गठन कर रहा हूँ मैं फिर से, वो भी बोलेंगे कि उत्तराखंड की विकास हो, कल्याण हो, जॉब हो, ये हो, सब कुछ, शिक्षा हो, सब जगह में 16 बिंदु हमारे जो थे उस पर पूरा चले। धन्यवाद सर। अगर चलता है, हमारे शहीद जो 34-35 लोग हमारे शहीद होकर गए हैं, उनका सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। हम जीवित हैं, इस आंदोलन को चलाने वाले, हम तो आंखों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन जो कुर्सी पे, चेयर पे हैं, वो बात को नहीं समझ रहे हैं, वो करना नहीं चाहते। ये नहीं समझ में आ रहा कि जो जनता चाह रही है, जनता का जो परिस्थिति चाह रही है, वो आप लोग क्यों नहीं करवाते हो? राजनीतिक पार्टी कम हो और प्रदेश देश में काम ज़्यादा हो आएंगे। हम मोदी जी को पूरा मदद कर रहे हैं, मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी को सुझाव देते हैं, मोदी जी के सुझाव को अमल करते हैं।
अकेला आदमी क्या करेगा? एक मोदी नहीं, 140 मोदी हो जाने चाहिए। जब हम सब 140 मोदी बन के आगे निकलेंगे तभी ये देश जो है एक विकसित देश कहलाएगा। धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल को समय दिया। धन्यवाद।